तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 325 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग लू फेंग को सिटी लॉर्ड बनता हुआ देखेंगे और साथ में एक हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स की कितनी पावर होती है वो जानेंगे। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार लोअर लेवल लाइफ फॉर्म से तो यार उससे कुछ ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हायर लेवल हो सकते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में उनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा और आपको यहाँ पे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार ब्रेक थ्रू केजुअल से बाहर निकलने के बाद पावर्स कितनी बढ़ती है और एक ओवरलॉर्ड की पावर्स कितनी ज़्यादा होती हैं, जिसके साथ हमने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में बाकी सबको देख रखा था कि कैसे लू फेंग अपने पैलेस मास्टर युंग से मिलने के लिए गया होता है, लेकिन लू फेंग को मिलता ही नहीं है। वहाँ पे पैलेस मास्टर खुद बाहर निकलते तो लू फेंग उनको सेंस कर पाता, जिससे कि लू फेंग थोड़ा सा सरप्राइज होकर कहता है कि मैं आपके इतना ज़्यादा क्लोज हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको सेंस नहीं कर पाया। अब लू फेंग की रियलम और स्पिरिचुअल सेंसिंग की बात करें तो लू फेंग को लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, वो अपने आप को बेहतर मान रहा होता है। अब लू फेंग को ऐसा देखकर पैलेस मास्टर युंग उससे कहते हैं कि मैंने अपने आप को छिपाने के लिए डार्क होली रियलम से एक सीक्रेट टेल्स को खरीदा था, जिससे कि मैं अपने पूरे के पूरे प्रेजेंस को कम्प्लीटली हाइड कर सकता हूँ। यहाँ तक कि हार्ट बीचिंग अल्टीमेट लेवल अल्ट्रा लिमिट लेवल वाले बंदे भी मुझे नहीं खोज सकते हैं, जिसके साथ वहाँ पे वो फिर से कहते कि लू फेंग ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ये अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीचिंग क्रिएचर्स वो अपने पावरफुल लीडर्स के साथ घूम रहे हैं ताकि वो हमारे एल्डर्स को और साथ में बाकी सबको मार सके। जल्दी करो, तुम्हें इस सिटी बिल्डर सील को कम्प्लीटली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिफाइन करना होगा। और युंग अपने हाथों में एक ब्लैक सील को अपीयर करते, जिसको देखकर लू फेंग की दिल ही कांप उठती है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये ब्लैक सील असल में है क्या। अब यहाँ पे कोई भी मिलिट्री मेड पॉइंट्स को लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारकर कमा सकता है और आप उन मिलिट्री पॉइंट्स को पावरफुल रिसोर्सेज के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड क्लास ह्यूमन मटेरियल्स, रेयर लाइफ फॉर्म्स, यहाँ तक कि हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स के भी कॉर्प्सेस को आप बाई कर सकते हो और साथ में एंशिएंट रेलिंग्स, सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स, यहाँ तक कि आप स्टार टावर या फिर आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसे सीक्रेट लेजेंडरी ट्रेजर्स को भी बाई कर सकते हो। मतलब कि स्टार टावर अगर केजुअल के बाहर देखा जाए या फिर डार्क होली वाले में तो वो थोड़ा बहुत कॉमन माना जा सकता है, रेयर उतना लेजेंडरी नहीं है, क्योंकि यार इसको आप इनफ मेरिट पॉइंट्स लेकिन काफ़ी मेरिट पॉइंट्स देने पड़ेंगे तब जाके आप किसी स्टार टावर जैसे लेजेंडरी चीज़ को खरीद सकते हैं। और यहाँ पर लू फेंग की नॉलेज की बात करें तो अगर आपको एक क्वालिफिकेशन ही चाहिए कि आप एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहते तो आपको इसके लिए 2 मिलियन मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स लेने चाहिए, रहने चाहिए, तभी जाकर आपको एक क्वालिफिकेशन मिलती कि हाँ आप बना सकते हो। मतलब कि ये तो कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन इतना ही नहीं होता, बल्कि आपको अगर सिटी बनानी है तो आपको इनफ पावरफुल एल्डर्स की ज़रूरत होगी जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में असिस्ट कर सके। अब यहाँ पे ये सब चीज़ तो होती, लेकिन आपको मिलिट्री मेड पॉइंट्स के साथ पैसे की भी ज़रूरत होती है और पर मिलिट्री मेड से आपको 10,000 ह्यूमन क्रिस्टल्स मिलते हैं। मतलब कि सबको बनाने में आपको बहुत सारा, और 2 मिलियन की बात करते हैं इसमें टोटल में आपके 20 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल जितने खर्च हो जाते जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा मिलिट्री मेड पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके एक सिटी को बनाना ये आसान बात नहीं होती है। अब लू फेंग के लिए ये सिटी बिल्डर सील ऐसा लग रहा था जैसे कि यार वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो उसके सिटी बिल्डर सील को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो किसी कोयले जैसा गर्म होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ओवरवेलमिंग लग रही होती है। नॉर्मली कोई भी प्रैक्टिशनर या फिर कोई भी सिटी बिल्डर जो कि वहाँ का मास्टर होता है वो कभी भी इस सील को दूसरे प्रैक्टिशनर के सामने रखेगा ही नहीं, वो कभी निकालता ही नहीं, क्योंकि इस सील को अगर किसी ने अपने आप को रिफाइन करा लिया तो वो वहाँ का मास्टर बन जाता है। तो कह सकते हो कि कोई इसको निकालना क्यों ही चाहेगा, जिसके साथ पैलेस मास्टर युंग जल्दी से कहते हैं कि हेसिटेट मत करो, जितना ज़्यादा हर एक सेकंड तुम डिले करते जाओगे
उतनी ज़्यादा एल्डर्स मारे जाएंगे। अगर यूनियन सिटी अभी डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारी जितनी भी एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। अब ये बात सुनकर लू फेंग जल्दी से बिना कुछ सोचे ही उस ब्लैक सील को ले लेता है, जिसके साथ पैलेस मास्टर युंग कहते कि जल्दी करो, इसे रिफाइन कर। जिसके साथ लू फेंग उसको पकड़ता है और उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर पैलेस मास्टर युंग को थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि उनके ऊपर से एक बहुत ही भारी बर्डन उठ चुका है उनके कंधे के ऊपर से। क्योंकि हमें बताया जाता है कि यार उनके अपने सोल पॉल्यूशन थी और उन पे उसका ध्यान लगाना था। जिसके साथ पैलेस मास्टर युंग वहां पे लू फेंग को देखने लगते हैं और कहते हैं कि लू फेंग, मैं हमेशा से कल्टीवेट करता आ रहा हूँ, मैंने इतनी कल्टीवेशंस की कि मैं डार्क होली रेलम के टॉप पे आ गया था और काउंटलेस ईयर से मैंने ह्यूज मिलिट्री मेड पॉइंट्स और सीक्रेट रेस तक को एक्यूमुलेट कर रखा है। लेकिन जब से मेरे सोल पॉल्यूट हुई है, मेरा सिर्फ एक ही गोल रहा कि कैसे भी करके मैं अपने आप को केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करवाऊं, मैं अपने स्पिरिचुअल पावर्स को केज वर्ल्ड से ब्रेक फ्री कराऊं, ताकि मैं अपने सोल पॉल्यूशन से आज़ाद हो जाऊं। क्योंकि जब तक आप अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने केज वर्ल्ड से जंप नहीं करवाते हो तब तक आप अपने सोल पॉल्यूशन को कंप्लीटली हटा नहीं सकते हो, तब तक आपको रेसिस्ट करना ही पड़ेगा। जिसके साथ वो और भाषण देते हुए कहते कि जब मैंने यूनियन सिटी के बिल्डिंग की राइट्स को परचेज किया था, मैंने सबसे पहले अपने कल्टीवेशंस को करने का तरीका ही बदल दिया और मुझे लगा था कि मैं इससे अपने माइंड एंड विल पावर्स को स्ट्रेंथनिंग कर पाऊंगा। लेकिन जब से मैंने अपनी यूनियन सिटी को स्टैब्लिश किया है, मेरी मेंटल पॉल्यूशंस और भी बेकार होती चली गई हैं, क्योंकि यार सिटी की फॉर्मेशंस भी मुझे मेंटेन करनी पड़ती, जो कि काफ़ी ज़्यादा असहनीय हो जाती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके साथ वो लू फेंग से फिर से कहते हैं कि इन सब के बावजूद मेरा जो सहन शक्ति था वो बढ़ता जा रहा था, मेरा जो प्यार था यूनियन सिटी को लेकर वो भी बढ़ता जा रहा था। और फाइनली मैंने ढूंढा तुम्हें, जो कि इस इनहेरिट को लेने के लिए वर्दी था और तुम मुझसे भी ज़्यादा इस पैलेस को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे वो कहता है कि इसलिए मैं यूनियन सिटी को तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट कर रहा हूँ। इसके साथ वहाँ पे वो कहता है कि मैं अभी के फिलहाल फॉर्मेशंस को मेंटेन करूँगा जब तक कि बैटल ख़त्म ना हो जाए, लेकिन एक बार ये बैटल ख़त्म हुई तो मैं पूरी तरह से विड्रॉ ले लूँगा और मैं पूरी तरह से अपने सारे पावर्स को सोल पॉल्यूशन से फाइट करने में लगा दूंगा। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे चुपचाप फोकस करते हुए कहता है कि पार्ट ऑफ कल्टीवेशन में जब तक आप जिंदा हैं तब तक हमेशा होप बनी रहती है। जिसके साथ पैलेस मास्टर युंग उससे कहते हैं कि क्या तुम रिफाइन करने में सक्सीड हो गए या फिर नहीं। मतलब लू फेंग बोला, मतलब उसने क्यों बोला, क्योंकि यार उसने अपने कल्टीवेशन को फिनिश कर दिया। जिसके साथ लू फेंग कहता कि हाँ मैंने इसको फिनिश कर दिया, जबकि मैंने सिटी बिल्डर सील को रिफाइन कर लिया, तो मुझे अब यहाँ की यूनियन सिटी की वॉस्ट पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खुद में बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी एनर्जी को विड्रॉ कर सकता हूँ और इस सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मतलब यहाँ पे लू फेंग अपनी पूरे की पूरी सिटी में जितनी एनर्जी मौजूद है उन सबको एक्यूमुलेट कर सकता है। जिसके साथ पैलेस मास्टर युंग उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सिटी लॉर्ड, पैलेस मास्टर, एल्डर्स, ये सभी सिटी के एनर्जीज में टैप कर सकते हैं, उन सबको जागरूक कर सकते हैं, उन सबको यूज कर सकते हैं। जिसके साथ वो और भी कहते हैं लेकिन ये सभी खुद की स्टैंडर्ड टेक्निक्स पे डिफर करती है। मेरे लिए तो मेरी 90% से भी ज़्यादा पावर्स अपने सोल पॉल्यूशन को रेसिस्ट करने में लगी हुई है, जिसके कारण मुझे अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और अपने फॉर्मेशन से मेंटेन भी नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण मैं फॉर्मेशन में से एनर्जी को नहीं यूज कर पाता हूँ। इसलिए यार ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल मानी जाती है। लेकिन जबकि लू फेंग के पास सील आ चुकी, उसको रिफाइन कर लिया, तो लू फेंग को सिटी के डीपर सीक्रेट्स के बारे में भी समझ में आने लगा होता है। जिसके साथ वो कहते हैं कि जल्दी से सिटी बिल्डर सील को यूज करो और जल्दी से खुद की अपनी फॉर्मेशन बना बिना किसी डीले की। जैसे यहाँ पे लू फेंग डाउन टाउन में गया था तो वहाँ पर भी उसने फॉर्मेशंस क्रिएट की थी, इसलिए लू फेंग को भी यहाँ पे अपने सिटी के अंदर एक फॉर्मेशंस को क्रिएट करनी होगी। हर कोई बंदा अपने फॉर्मेशंस को क्रिएट करता है ताकि वो उन फॉर्मेशन को आसानी से कंट्रोल करके मार सके। एनर्जी की कमी नहीं है, अबंडेंस में पड़ी हुई है। जिसके साथ लू फेंग अपनी खुद की एक फॉर्मेशंस
बनाना शुरू कर देता है। और इस मोमेंट पे लू फेंग की जो कह सकते हो माइंड होती है, जो कि उसने 100 कैलोमीटर हर्ट एसेंस को कंज्यूम कर रखी थी, तो पीक पे आई हुई थी। उसकी माइंड उसका पूरी तरह से शार्प और फोकस थी, जबकि सील उसके खुद का ही पार्ट था। तो यार यूनियन सिटी उसे बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के अपने आप को वहां फॉर्मेशंस बनाने को इजाजत दे देती है। यूनियन सिटी पता चलता कि एक स्ट्रक्चर नहीं थी, बल्कि ये खुद में एक ट्रेजर थी जिसकी इमेंस वैल्यू थी, जो कि एक माइटी फोर्ट्रेस, मतलब कह सकते हो कि एक स्टार टावर की जैसी होगी, बस ये बंद नहीं है, बस ये खुला हुआ है। वरना आप ही सोचो ना, ऐसे खुले जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे इतना बड़ा सिटी बना पाना छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। जिसके साथ बताया जाता है कि इस सिटी के अंदर खुद की अपनी सीक्रेट पैटर्न्स और पावरफुल फॉर्मेशंस बने हुए थे, लेकिन ये सारे फॉर्मेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जिसको समझ पाना और कंट्रोल कर पाना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इन सभी फॉर्मेशंस के बारे में हमें बताया जाता है कि कुछ स्टार फॉर्मेशंस भी मौजूद थे, जो कि यूनियन सिटी के फ्यू फॉर्मेशंस जो कि एल्डर्स ने बनाए थे वो सब ऑपरेट किया करते थे, जिसके साथ लू फेंग वहां के सिटी के एंडलेस पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, वहां पे अपने मैसिव रिजर्व ऑफ एनर्जी को बनाना शुरू करता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे एनर्जी रिजर्व के बारे में थोड़ी सी बताई जाती है कि लू फेंग जो कि यहाँ का सिटी लॉर्ड है, वो यहाँ के डायरेक्टली 110% को जितने भी एनर्जी है उसको कंज्यूम कर सकता है और अपने फॉर्मेशंस और खुद के लिए यूज कर सकता है। और बात करें तो उससे और भी चीज कर सकता है, लेकिन इन सब को करने में लू फेंग पे जो बर्डन आने वाला है उसके माइंड पे वो काफी ज्यादा होने वाली है। और हमें एक अंदाजे से बताया जाता है कि आखिरकार आप एनर्जी की, सिटी की एनर्जी की कितने पावर्स को यूज कर सकते हो। पैलेस मास्टर वहां के 1000 जो कि 0.05% होती उतनी एनर्जी को टैप कर सकते हैं। एल्डर्स की लिमिट होती है 0.01 जो कि 110,000 होती है, जो कि अपने पैरिस मास्टर से 5 गुना कम होती है। जिससे कि यह हमें बताया जाता है कि आगे का एल्डर्स जितने भी हैं वो आगे का डिफेंसिव सिस्टम को क्यों कंट्रोल कर पाते हैं। अब देखो टोटल में 700 एल्डर लेवल फिगर्स थे, लेकिन 300 ही डायरेक्टली मतलब प्रोमोटेड एल्डर्स थे जो कि फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकते थे। बाकी के 400 थे उनके पास स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन उनके पास इतनी पावर उतने एल्डर्स की पोजीशन को नहीं हासिल किया था, इसलिए वो अभी के फिलहाल फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर नहीं सकते, इसलिए वो अपनी बॉडी को यूज करके फाइट करते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे चलने लगती है और बताया जाता है कि यूनियन सिटी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफेंसिव फॉर्मेशंस लगे हुए वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। और यहाँ पे लू फेंग को ये सब रियलाइज हो रहा था जबकि वो अपने खुद की फॉर्मेशन सेटअप कर रहा होता है। जिसके साथ हमें यूनियन सिटी के कोर फॉर्मेशन डायग्राम को भी दिखाया जाता है, जो कि 1000 ब्लैंक लेयर से बनी थी, जिसकी हर एक लेयर अपनी खुद में इंडिपेंडेंट होती है और वो एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं कर रही थी। सिटी लॉर्ड, पैलेस मास्टर, एल्डर्स उन सब के अपने अलग अलग लेयर्स बने थे कि आप अपने इस लेयर्स के अंदर अपने फॉर्मेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल मटेरियल्स की कुछ जरूरत नहीं, जैसे कोई स्टोन्स या फिर कुछ और। यहाँ पे बस आपको अपनी एनर्जी को यूज करना है, जो सिटी में एनर्जी मौजूद है उसको चैनल करना है और अपने फॉर्मेशंस को बना देना है। क्योंकि यार एल्डर्स वो सब ऐसा थोड़ी ना करेंगे, इसलिए वो यार इतनी एफर्टलेसली अपने उन सब फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर लू फेंग भी कर पाता। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि लू फेंग की डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ और डॉ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन उससे वो अपने इस फॉर्मेशंस को बनाने में यूज करने लग जाता है। उसकी दोनों डॉज काफी ज्यादा आगे जा चुकी थी, वो लेट स्टेज में भी पहुंचने वाली थी, जो कि उससे फॉर्मेशंस में काफी ज्यादा पावर देने में मदद कर रही थी। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यूनियन सिटी के अंदर भी अपने पैलेस मास्टर के भी अपने खुद के हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मेशंस मौजूद थे, लेकिन उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने युंगयांग के ही होते हैं। लेकिन अपने अभी सिचुएशंस काफी यहाँ चेंज हो चुकी थी, क्योंकि लू फेंग यहाँ का न्यू सिटी बिल्डर रिफाइनर बन चुका था, इसलिए उसे यहाँ के हर एक लेयर्स के बारे में पता चल चुका था और यहाँ पे उससे कुछ रियलाइज होता है। उसे ये पता चलता है कि पैलेस मास्टर युंगयांग ने जो अपने फॉर्मेशंस को बिछाए हैं वो पैलेस मास्टर वैयांग और पैलेस मास्टर गाइटो से भी काफी ज्यादा कह सकते हो स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि अपने पैलेस मास्टर युंग यांग वो यहाँ डार्क वेलम के टॉप लेवल वाले बंदों में से एक आते हैं। लेकिन यहाँ वही बात है कि अपने पैलेस मास्टर युंग यांग उनको सोल पॉल्यूशन से, जिसकी वजह से वो यहाँ के फॉर्मेशंस को अच्छे से कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे होते हैं। जिसके साथ हमें अपने युंग यांग को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि मेरी सोल पॉल्यूशन अपने लिमिट पे आ चुकी है। यहाँ पे जितने भी लो लेवल स्पिरिचुअल लीडर्स बंदे हैं वो प्रोबेबली मेरे को सेंस कर सकते हैं कि यार मेरे ऊपर कितना करप्शन बढ़ चुका है, लेकिन ये छिपे हुए हैं इसलिए उनको उतना नहीं पता होता है ऑलरेडी, या फिर उन्होंने देख रखा हो कि इसके ऊपर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हावी है। यहाँ पे युंग यांग को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी नदी में डूबता हुआ बंदा है जिसको तैरना आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पैलेस मास्टर क्या ही कर सकता था, अभी की फिल्म उसे संभालना ही था। ये वीकनेस थी जो कि सब चीज चल रही होती है। और यहाँ पे पैलेस मास्टर युंग यांग अपने पूरे के पूरे मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स की तरफ देखने लगते कि इनका क्या ही होगा। इसके साथ वो लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि मैंने लू फेंग को सिटी लॉर्ड की जैसा सुना क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी ज़्यादा रैपिड है और ये मुझसे भी ज़्यादा सूटेबल है यहाँ के प्लेस को प्रोटेक्ट करने को और इसको लीड करने को। इनफैक्ट बताया जाता है कि अपने युंग यांग की जो कॉन्शियसनेस होती है वो धीरे धीरे फेड हो रही थी, जिसके साथ उसके मन में उसके एक गोल्डन स्केल वुमेन जो कि उसकी वाइफ होगी, एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि हाईयर लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था उसी के सामने, और यही हाईयर लेवल जो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था इस पे सोल पॉल्यूशन डाल दिया होता है और आज इसकी ऐसी हालत हो चुकी थी यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता रेसिस्ट करने की। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है असली पावर की एक ट्रू हाईयर लेवल ह्यूमन बीइंग्स की पावर कितनी होती है। अब देखो जिससे इसको सोल पॉल्यूशन मिली थी ना वो ट्रू नहीं था, वो एक हाईयर लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, वो काफी ज्यादा उस वक्त पावरफुल हो चुका था, बस ब्रेक थ्रू करने वाला था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है युंग यांग के द्वारा कि जो गैप होता है हम जैसे नॉर्मल बंदे और एक हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स में वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके एक अंदाजा लगा कि आखिर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, नहीं इतना भी नहीं, ये तो बहुत ही कम बोल दिया। 100 करोड़, इतना भी नहीं बोलो। 1000 करोड़, नहीं ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बताया जाता है कि चाहे कितने भी गॉड एम्परर्स क्यों ना आ जाए मिलियंस में, बिलियंस में, यहाँ तक कि ट्रिलियंस में भी क्यों ना आ जाए, वो एक ट्रू हायर लेवल ह्यूमन बीइंग्स के सामने खड़े हो जाएंगे ना तो सभी चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे। मतलब ट्रिलियंस गॉड एम्परर्स जो कि सेमी ह्यूमन लेवल तक भी आ चुके होंगे ना वो चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे एक वन ट्रू हायर लेवल ह्यूमन बीइंग से। और आप लोग अंदाजा लगा लो कि यहाँ जो ओवरलॉर्ड्स होते हैं वो इन्हीं सारे ट्रू हायर लेवल ह्यूमन बीइंग से फाइट करते हैं ताकि वो अपने रेसेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो देखो कितना बड़ा गैप हो जाता है जब आप केजुअल से ब्रेक थ्रू करते हो। अब इतनी इंटेंस इमेंस पावर हाउस होने की वजह से यार ये ओवरलॉर्ड कुछ भी कर सकते हैं, टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑरिजिन वर्ल्ड ऑरिजिन कॉन्टिनेंट आइसकेज वर्ल्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई दुख की बात मतलब क्या सकते हैं, कहने की बात नहीं है कि यार उन सब की पावर्स इतनी है कि वो ऐसे करना में बड़ी आराम से कर पाते हैं। जिसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अपने डार्क होली वाले में भी कुछ पावरफुल ह्यूमन एंटिटीज कैद किए हुए हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ को सोल पॉल्यूशंस की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो ऐसे बेंग्स होते हैं जो कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए होते लेकिन वो भी पावरफुल हायर एंटिटीज होते, उन्हीं ओवरलॉर्ड के द्वारा कैद कर दिया गया होता है, जिससे कि ये सारे बंदे उनको स्टडी करने के लिए, उनको ऑब्जर्वेशंस के लिए रखते हैं, यहाँ तक कि उनको डिसेक्शंस के लिए रखते हैं। मतलब कहते हैं ना वो आप हॉस्टल में जब मतलब वही डिसेक्शन जैसे कोई मर गया तो उसको काट वाट के मतलब देखा जाता है वही किया जाता है इनसाइड लोअर लेवल। और कह सकते हो कि यार यहाँ पर डार्क होली रन सच में इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि वहाँ पर ऐसे हायर लेवल ट्रू नहीं बल्कि हायर लेवल ह्यूमन बीइंग्स कैद होते हैं और साथ में कभी कभी वो रिलीज हो गए ना तो समझ लो टाटा बाय बाय, खेल खत्म, यहाँ पे कोई नहीं बच सकता। मतलब एक कैलेमिटी आ जाएगी। यहाँ पर ट्रू वाला तो नहीं होगा लेकिन हाँ फेक वाला जरूर होगा, लेकिन वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो भी एक कैलेमिटी होता है। यहाँ पे हर एक गॉड एम्पर को एक अनस्टॉपेबल नाइटमेयर को फेस करना पड़ेगा, जिसके साथ वो ये सब सोच रहे थे कि तभी उनकी फेस वो एकदम से चेंज हो जाती है। लो यहाँ पे लू फेंग को उसने ऑलरेडी सिटी बिल्डर की सील दे रखी थी जिसके कारण उसकी अथॉरिटी कम हो चुकी थी, लेकिन पता चलता कि यार अपने मास्टर अपने युंग यांग की जो अथॉरिटी होती है वो पूरी तरीके से नहीं गई होती
नहीं, क्योंकि उसका क्लोन वहाँ के एक अथॉरिटी को रेस्ड्यूल कर पाता, उसको कंट्रोल कर पाता, जिससे कि वो वहाँ पे हर एक जगह देख पा रहा था, बाहर अंदर हर जगह देख पा रहा होता है। क्योंकि यार लूफेन भले पैलेस मास्टर बन गया हो, लेकिन वो प्रीवियस पैलेस मास्टर के कंप्लीट कंट्रोल को तो हटा नहीं सकता है। इसके साथ हमें यहाँ पे पता चलता है कि यार एक और लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की आर्मी आ चुकी होती है, और वो सेंस करता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा मैसिव और टेरिफाइंग आर्मी है, जो कि साउथर्न सिटी गेट के पास अपीयर हो चुकी थी। बूम बूम बूम, मल्टीपल न्यू लीजन्स ह्यूमन सिटी पर अटैक करना शुरू करती है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि और भी टेरिफाइंग पावर जनरेट होने लगती है। इसके साथ वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है युआन यान, जो कि वो सारे लो लेवल हायर लाइफ फॉर्म्स के किंग में से एक होता है, जिनमें से यार एक बंदा कहता है कि तो फाइनली युआन यान तुम यहाँ पे आ गए हो। और यहाँ पे 3 लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग और आपको पोजेस किए हुए थे। जिसके साथ युआन यान कहता है कि मैं जानता था कि ये ऑपरेशन काफी ज्यादा जल्दी शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं अपने फुल स्पीड से यहाँ पे आया हूँ, और मैं बेहरली अपने टाइम पे पहुंच पाया हूँ। इसके साथ एक मैसिव ब्लैक फिगर वहां पे आसमान से नीचे उतरती है, और वो यूनियन सिटी की ओर देखने लगती है। जिसके साथ वहां पे 3 और किंग लेवल एंटिटीज आ जाते हैं, जो कि अपने काउंटलेस लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स के साथ आए हुए होते हैं, जो कि ब्लड थर्स्ट में समाये होते हैं। ये सभी कह सकते हो कि यार खून के प्यासे थे, रेडी थे कि कैसे भी करके इस सिटी को तोड़ के इस सबको अटैक करके सबको खत्म कर दिया जाए और अपने आप को इवॉल्व करा के फ्रीडम हासिल किया जा सके। इसके साथ हमें सिटी के अंदर पैलेस मास्टर युंजियांग को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते और कहते कि एक और आर्मी आ गई, मतलब एक और किंग यहाँ पे आ चुका है। जो प्रेशर उन पे था वो काफी बढ़ चुकी थी, वहां पे और भी एल्डर्स कर करके मारे जा रहे थे, और ऑलरेडी उन्होंने 35 एल्डर्स को खो दिया होता है। जिसके साथ वो लू फेंग की तरफ मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि अगर लू फेंग की मदद भी ली जाए तो हम लोग ज्यादा नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि यार जितने ज्यादा लेजर्स आते जाएंगे उतने ज्यादा यार उन पे प्रॉब्लम होती जाएगी। लू फेंग उन्हें री इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा सकता था, उनकी मदद तो कर सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भले ही स्लो डाउन करते, लेकिन इस रफ्तार से वो एक दिन तक नहीं टिक सकते होते हैं। पैलेस मास्टर युंजियांग को ही महसूस होता कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, उन्होंने हर एक चीज कर रखी थी, हर एक टैक्टिक, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक आउटकम को देख रखा था, लेकिन कुछ नहीं, यूनियन सिटी हुआ था, बना ही था फेल होने के लिए। और लू फेंग को भी महसूस होता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग अपने फॉर्मेशंस को फाइनलाइज कर रहा था, उसे भी ये चीज पता था। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसी वक्त लू फेंग ने अपने फॉर्मेशंस को क्रिएट कर लेता है, कहता ये हो गया, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसने फाइनली अपने कॉम्प्लेक्स लाइफ एंड डेथ से ग्रांड फॉर्मेशंस का निर्माण कर दिया होता है, जो कि यूनियन सिटी के कोर फॉर्मेशंस लेयर में जाकर परफेक्टली फिट हो जाती है। और इसी के साथ अपना लू फेंग वहाँ पे अपने फॉर्मेशंस को भी क्रिएट कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कह सकता हूँ कि हाँ, रियल फाइट वहीं से शुरुआत होगी। अगर राइटर ने थोड़ा सा कम बकवास डाला तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और जो जर्क ओवरलॉर्ड है वो शाम तक में आ जाएगी, तब तक के लिए बाय।